अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 78। डार्लिंग फ्री हो क्या? लैला अपने कमरे में डर से थर थर कांप रही थी। पहले वो किसी मिली को ढूंढने आया शराबी आदमी और अब ये पुलिस वाले। हे भगवान, ये मैं किन चक्करों में पड़ गई? लैला ने जैसे खुद से कहा, तभी दरवाजा कुछ और जोर जोर से पीटा जाने लगा। लैला के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे महसूस होने लगा कि अगर उसने अभी के अभी दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस वाले वाकई दरवाजा तोड़ डालेंगे। सहमी हुई सी लैला दरवाजे के पास पहुंची और उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर उसे लगभग धकेलते हुए अंदर घुसे चले आए। इंस्पेक्टर ने रौब भरे लहजे में कहा, हम इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे और तू अंदर यूं ही तो पड़ी नहीं होगी। बता, और कौन कौन है अंदर? या इतनी देर में अपने सारे कस्टमर भगा दिए तूने? लैला ने अटकते हुए लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, ए छोकरी, पुलिस से ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, वरना धंधा बंद करवा कर जेल में ऐसा सड़ाऊंगा ना कि सारी होशियारी निकल जाएगी। फिर उसने साथ आए कांस्टेबल से कहा, तुम दोनों अंदर चेक करो रे। उसका इशारा मिलते ही दोनों कांस्टेबल कमरे की तरफ बढ़ गए। बहुत दिनों से तेरी शिकायत सुन रहा था कि तू उधर शरीफ लोगों की कॉलोनी में रहकर धंधा कर रही है। आज आखिर पकड़ में आ ही गई ना? ये सुनते ही लैला ने एकदम से घबराते हुए कहा, लेकिन सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो आज ही इस फ्लैट में शिफ्ट किया है। लैला का इतना कहना था कि इंस्पेक्टर उसके एकदम नजदीक आकर बोला, तेरे को बोला ना मैं। अभी वो लैला को डरा ही रहा था कि तभी दरवाजे से एक गंभीर आवाज उभरी, ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? ये आवाज सुनते ही लैला और इंस्पेक्टर दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा। वहां खड़े शख्स को देखते ही लैला की आंखों में एक चमक सी उभर आई। कबीर सर। उसने धीमे से उसका नाम लिया, जबकि इंस्पेक्टर अब उसके पास से हटकर कबीर की तरफ बढ़ते हुए अपने कांस्टेबल से बोला, अंदर ढूंढना छोड़ दो बे, कस्टमर तो यहाँ दरवाजे पर खड़ा है। कहते हुए इंस्पेक्टर के लहजे में एक तंज सा था, लेकिन इतना सुनना ही था कि कबीर का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसने एक झटके में हाथ बढ़ाकर इंस्पेक्टर का गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने स्पेक्स उतारते हुए बोला, जरा गौर से इस चेहरे को देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि इस वर्दी के रौब में बोले गए शब्दों का तुझे बाद में अफसोस हो। कबीर का इतना कहना था कि ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर ने भी उसे गौर से देखा और पहचानते हुए बोला, कबीर कपूर? मेरा मतलब है कि कबीर सर। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर कबीर ने उसे धकेलते हुए कहा, राइट, और अब तुम मुझे बताओ, तुम लोग बिना किसी वारंट के एक अकेली लड़की के घर में क्या करने आए हो? इंस्पेक्टर क्या जवाब देता? वो तो कबीर को देखकर ही बदहवास सा हो गया था। उसने हकलाते हुए कहा, सर हाँ, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बहुत दिनों से यहाँ पड़ोस से शिकायत आ रही थी, यहाँ पर रहने वाली लड़कियां गलत धंधा कर रही थी। हम तो बस वहीं चेक करने आए थे। उसकी बात सुनकर कबीर ने उसी तरह गुस्से में कहा, तो जब मैडम तुम्हें बता रही हैं कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये वो लड़की नहीं है, तब तुम्हारा ये फर्ज नहीं था कि तुम मैडम से कायदे में रहकर सवाल पूछते? इसके उलट तुम मैडम पर जबरदस्ती इल्जाम लगाकर उन्हें मेंटली हरास करने पर तुले थे। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर खिखियाते हुए कहा, हमसे गलती हो गई साहब, अब आप कहिए तो हम मैडम से माफी मांग लेते हैं। कहकर वो लैला की तरफ मुड़ते हुए बोला, सॉरी मैडम, आपको हमने बेवजह तकलीफ दी। कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? कहकर उसने इंस्पेक्टर के सीने पर लगा नेम प्लेट पढ़ा, RR वाघले।
तो मिस्टर वागले अपने सस्पेंशन के लिए तैयार रहना। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की टोन पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने एकदम से हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बाल बच्चों वाला आदमी हूं साहब। लेकिन कबीर ने उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए कहा, यह सब तुम्हें किसी अकेली और मजबूर लड़की के साथ ज्यादती करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर वागले और उनके साथ आए दोनों कांस्टेबल कबीर के हाथ पैर जोड़ने लगे थे, लेकिन कबीर पर उनकी रिक्वेस्ट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तभी इतनी देर से सब तमाशा देखती लैला से रहा नहीं गया। उसने धीमी आवाज में कहा, इन्हें जाने दीजिए कबीर सर। उसकी बात सुनकर कबीर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, नहीं लैला, इन्हें अगर अभी सजा नहीं मिली तो कल को ये फिर से किसी अकेली और मजबूर लड़की को तंग करने से बाज नहीं आएंगे, इसलिए इनका इलाज तो जरूरी है। लेकिन अब तक लैला खुद को काफी संभाल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। हाँ, इनका तरीका थोड़ा गलत था और शायद मैंने भी ये फ्लैट लेने में जल्दी कर दी। मुझे पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ये फ्लैट लेना चाहिए था। कबीर ने उसकी बात सुनी तो कुछ उलझते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद उसने वागले से कहा, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अक्खी बंबई में कहीं भी अगर ऐसा कोई भी केस मेरी नजर से गुजरा और उसमें तुम लोगों का नाम आया तो मैं तुम लोगों के सस्पेंशन ऑर्डर निकलवाने में 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगा। वागले ने जल्दी से वहां से निकलते हुए कहा, नहीं साहब, अब आइंदा फिर ऐसा कभी नहीं होगा। वागले जब अपने कांस्टेबल के साथ वहां से चला गया तब लैला ने कबीर से वो सवाल पूछा जो काफी देर से उसके मन में चल रहे थे। लेकिन कबीर सर, मुझे समझ में नहीं आया कि आप यहाँ क्यों आए और आपको यहाँ का पता किसने दिया। कबीर अब तक वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सारे सवाल यहीं कर लोगी, अंदर आने भी नहीं कहोगी। ये सुनते ही लैला जैसे नींद से जागी। उसने खुद पीछे हटते हुए कबीर को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज सर, आइए ना। कबीर मुस्कुराता हुआ आगे आया और एकदम से लैला के गले की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। लैला उसके इस तरह अचानक करीब आने से कुछ सहम सी गई। तभी कबीर ने कहा, मैं यहाँ इसकी वजह से आया था, ये मोतियों की माला मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसे उतारना मेरे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए घर पहुंचकर जैसे ही अश्विन ने जब मेरा खाली गला देखा तो मुझसे इस हार के बारे में पूछा। तब मुझे ध्यान आया कि ये हार तो शूटिंग के बाद तुम्हारे पास ही रह गया है। लैला ने सुना तो अपने गले से कबीर की मोतियों की माला उतारने लगी। तब कबीर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, और 1-2 बार इस हार को उतारने की मैं इतनी बड़ी बड़ी सजाएं भुगत चुका हूं कि इसके बिना सुबह तक नहीं रह सकता था। बस यही सोचकर मैंने अश्विन से अम्मा के ढाबे का पता किया और जब वहां पहुंचा तो अम्मा ने बताया कि तुम तो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हो। फिर उनसे यहाँ का पता लेकर मैं यहीं आ गया। वैसे कितनी सही टाइमिंग थी। वो कहते हैं ना, कभी कभी बिगड़े हुए काम इसीलिए होते हैं कि भगवान ने उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपाई होती है। लैला उसकी बात सुनकर अगले ही पल अपने गले से वो माला उतारने लगी और कबीर से कहा, सॉरी सर, मैं शूटिंग के बाद ये आपको देना भूल ही गई थी। तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अच्छा ही किया जो तुम ये माला देना भूल गई थी, वरना आज तुम्हें परेशानी हो सकती थी। लैला मुस्कुराते हुए वो माला लगातार खोलने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। तभी कबीर ने उसके पास आते हुए कहा, लाओ मैं खोल देता हूं। कहकर उसने लैला को हाँ ना करने का मौका भी नहीं दिया और वो माला खोलने के लिए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी उसे न जाने अचानक से क्या हुआ कि वह कुछ देर के लिए रुक सा गया। लैला के गले में पड़ी वह सफेद मोतियों की माला ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे खास लैला के गले के लिए ही बनाया गया हो। लैला उसे इस तरह खड़ा देखकर कुछ चौंकती हुई बोली, क्या हुआ सर,
नहीं निकल रही क्या? तब कबीर ने एक झटके में वो माला उतारते हुए कहा, नहीं, उधर तो रही अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थी। बस मुझे ही इस हार को तुम्हारे गले से उतारने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे इससे बेहतर और कोई दूसरी जगह नहीं मिल सकती। यह सुनकर लैला के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब चलूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए फिक्र लगी रहेगी क्योंकि रात अभी भी काफी बाकी है और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से तुम्हें कोई परेशान करने चला आए। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अम्मा के ढाबे पर छोड़ देता हूं। लेकिन लैला ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा इस वक्त अम्मा के यहाँ जाना सही नहीं होगा, वो मुझे इतनी रात को देखकर घबरा जाएंगी। तब कबीर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा करो, अपनी जरूरत का सामान लो और मेरे साथ मेरे घर चलो। कबीर के इस ऑफर पर लैला का दिल जैसे धड़क उठा। उसने इसके लिए मना किया और बोली, आप बेवजह इतनी फिक्र कर रहे हैं, जिन्हें आना था वो आकर चले गए। पुलिस वालों के आने से पहले भी कोई आदमी उन लड़कियों का पूछ कर गया था, लेकिन अब इतने हंगामे के बाद यहाँ कौन आएगा भला? इसलिए आप जाइए, मैं मैनेज कर लूंगी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि एक बार फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, मिली डार्लिंग, फ्री हो गई क्या? कबीर ने घूरते हुए लैला को देखा और एकदम से गेट खोलकर देखने लगा। आने वाले शख्स ने जब मिली की जगह पर सामने लंबे चौड़े आदमी को देखा तो सरपट सीढ़ियों पर वापस भाग गया। कबीर ने वापस दरवाजा बंद किया और कुछ सख्त लहजे में बोला, 15 मिनट में अपना सामान समेटो और यहां से सीधे मेरे घर चलो। लैला ये सुनकर धीमे लहजे में बोली, लेकिन मैं इस तरह आपके घर कैसे रह सकती हूँ? कबीर ने कहा, देखो लैला, अगर तुम्हें ट्रस्ट इशू है और तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने से घबरा रही हो तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तुम मेरे गेस्ट हाउस वाले पोर्शन में रह लेना। उसे इस तरह डायरेक्ट बोलता देखकर लैला शर्मिंदा सी हो गई। उसने नजर झुकाए हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था कबीर सर। ठीक है, फिर सामान ले लो और चलो। कबीर ने उसे कुछ इस हक से कहा कि लैला न चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उधर नरेन को डिनर के बाद याद आया कि उसने कई दिनों से सुहासिनी से बात नहीं की है। तब वो शाम को बोलकर टेलीफोन बूथ पर चला आया। सुहासिनी का नंबर डायल करने के कुछ देर बाद ही वो फोन पर मौजूद थी। हेलो के बाद सुहासिनी ने जो कहा उसका नरेन को पहले से एहसास था। अभी तो इतने बड़े स्टार बने भी नहीं और अभी से ही इतने बिजी हो गए कि हफ्तों से तुम्हें एक कॉल करने की भी फुर्सत नहीं। तब नरेन ने उसे समझाते हुए अपने शेड्यूल के बारे में बताया और फिर कहा, वैसे मैंने तुम्हें आज एक खास खबर सुनाने के लिए कॉल किया है। सुहासिनी ने क्यूरियोसिटी भरे लहजे में पूछा, कौन सी खास खबर? तब नरेन ने उसे लैला रॉय की शूटिंग पास वाले सेट में होने की बात बताई और ये भी कि एक दिन वो उससे मिलते मिलते रह गया। सुहासिनी ने कुछ सपाट लहजे में कहा, ये इतनी खास बात तो नहीं थी। तब नरेन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम लैला की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करती हो, जबकि खास खबर तो ये है कि कल हमारे सीरियल को टेलीकास्ट हुए पूरा एक हफ्ता गुजर जाएगा। सारे डेटा वगैरह कल ही कैलकुलेट किए जाएंगे। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि सब सही हो। सुहासिनी ने उसकी पूरी बात सुनकर प्यार से कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं नरेन कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी मिन्नतें मांगी हैं। बस तुम मुझे फोन करके कल के बारे में जरूर बताना। कुछ और बातें करके नरेन ने कॉल रख दिया था। वापस कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसके कदमों की रफ्तार कुछ धीमी सी ही थी। मन में बस एक ही दुआ थी कि कल सब कुछ अच्छा अच्छा रहे। घर पहुंचकर कबीर ने एक मेड से कहकर लैला का सामान गेस्ट हाउस में रखवा दिया।
और फिर लैला से कहा, एक काम करो, तुम उस ब्रोकर को कल यहीं बुला लो। मैं उसे सामने बिठाकर उससे खुद सवाल करूंगा। जब उसे पता था कि उस फ्लैट में उस तरह की लड़कियां रहती आई हैं, तो फिर उसने तुम्हें वो फ्लैट क्यों थमाया? कबीर के मुंह से यह सुनते ही लैला ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से आप ब्रोकर से बात रहने दीजिए, मैं उसे खुद से डील कर लूंगी। बस मुझे यहाँ लाने और इतना सेफ फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका इनकार सुनकर कबीर ने जवाब में बस गुड नाइट कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जाते जाते उसने वहीं खड़ी एक मेड को कहा, मैडम को गेस्ट हाउस में पहुंचा दो, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी पहुंचा देना। कबीर के इस बर्ताव को देखकर लैला थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मना करने को कबीर ने किस अंदाज में लिया है। गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए लैला के दिल ने जैसे उसे डांटते हुए कहा, तू भी ना लैला, हद है। एक तो कबीर सर तुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाकर अपने साथ यहाँ लेकर आए और तूने उन्हें ही दो टूक मना कर दिया। लेकिन अगले ही पल जैसे दिमाग ने मन को समझाया, अपनी लड़ाई में मैं दूसरों का सहारा लेकर पहले भी खुद का बहुत नुकसान कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं किसी को ऐसा मौका नहीं देना चाहती। यही सोचती हुई लैला गेस्ट रूम में आकर सोने की तैयारियां करने लगी। सोते वक्त उसे अम्मा के घर से निकलने से लेकर अभी कबीर के घर आने तक के सारे सीन याद आ रहे थे। इस बात से उसे इतनी तो सबक मिल ही चुकी थी कि कभी भी हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस एक फैसले का नुकसान कई बार बहुत भारी भी पड़ जाता है। अगली सुबह जब लैला की आंख खुली तो कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली। कुछ देर तो उसे बस यही समझने में लग गया कि वह कहाँ है। फिर जैसे ही सारी बातें याद आई, वो लपक कर दरवाजे तक पहुंची और उसने एक झटके में ही गेट खोल दिया। सामने एक मेड खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉर्डलेस लैला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम, आपके लिए किसी का फोन है। लैला ने वह कॉर्डलेस हाथ में लेते हुए जैसे खुद से कहा, मेरे लिए यहाँ किसका फोन हो सकता है? उसने जैसे ही फोन अपने कानों से लगाया, उधर से घबराई हुई आवाज आई, लैला मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। आवाज सुनते ही लैला कुछ चौंक सी गई। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।